Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly ma'am, your chemistry mentor, and today we will discuss numerical problems or NCERT problems of our chapter Atomic Structure. So starting from question number 2.1. So students, our first question number 2.1 is calculate the number of electrons which will together weigh 1 gram. मतलब 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आप फाइंड कर लो. क्लियर? आपके पास 1 ग्राम वेट है, 1 ग्राम का बॉक्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है वो आपको फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है. तो देखो, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे भाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तो हमें नोन है. मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg और 28 ग्राम्स. तो देखो बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है और इतना वेट है ना. अगर इलेक्ट्रॉन 1 है तो वेट इतना है. अब आपसे कहा गया कि वेट जो है वो 1 ग्राम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगी, तो उसको x मान लो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू x मान लो, कितने इलेक्ट्रॉन है. अब ये x फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 x इक्वल्स टू 1 इंटू 1. देन x विल बी, सो स्टूडेंट्स x क्या होगा, 1/9.1 इंटू 10 टू द पावर -28. अब 28 ऊपर ले जाओ, प्लस का 28 हो जाएगा और 27 कर दूं तो 10/9.1. तो बच्चों 10/9.1 होता है 1.07. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम वेट विल बी 1.07 इंटू 10 टू द पावर 7. इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. क्लियर? कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन. तो मास और चार्ज फाइंड करना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता ही है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल. तो स्टूडेंट हम कहेंगे भाई 1 मोल की जब बात की जाती है तो 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स, एटम है तो एटम. ठीक है ना. 1 मोल मीन्स ये होता है. नाउ स्टूडेंट, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन. तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, -28 मल्टीप्लाई विथ 6.02 10 टू द पावर 23. क्लियर? इसे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू 1 मोल में कितना नंबर होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन. तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स. ओके, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. आपके पास क्या है, तो आपके पास है 1 मोल. तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन. तो अब क्या करेंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. तो बच्चों इसका वैल्यू जितना भी हो उसे हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेट 96500 कूलम्स. 96500 कूलम्स, दैट विल बी 1 फेराडे. तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज 1 फेराडे, तो 1 फेराडे का मतलब क्या होता है बच्चों, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन. 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो आंसर विल बी 1 फेराडे. तो 1 फेराडे मीन्स अप्रोक्सीमेट 96500 कूलम्स. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते. नाउ स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल मीथेन. तो आपको क्या करना है, 1 मोल मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है.
ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अगर मैं एक मीथेन की बात करूं, है ना, मीथेन का 1 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल मीथेन। तो बच्चों 1 मॉलिक्यूल मीथेन मतलब एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो हम कहेंगे हाँ 1 मॉलिक्यूल मतलब देयर इज 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। सो स्टूडेंट्स कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी प्रोटॉन 6 है। अब कार्बन तो न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह दूंगी भाई ठीक है, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और बच्चों एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ना दैट इज 10। तो अगर मैं सिर्फ एक मीथेन की ही बात करूं तो 1 मीथेन मीन्स देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल मीथेन। तो 1 मोल मीथेन में कितना है? तो बच्चों 1 मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल मीथेन, तो 1 मोल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हम क्या कहेंगे भाई, एक में तो 10 है और 1 मोल मतलब मीथेन के मॉलिक्यूल कितने? 6.02 इंटू 10⁻23। 1 मोल मीथेन मतलब Na में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो भैया 1 में 10 है, तो 1 मोल में 10 Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर मीन्स दिस। सो आवर आंसर विल बी 6.02 into 10⁻24 electrons in 1 mole methane. Clear? So first question I think clear हो गया. Now second question. Find the total number and total mass of neutron in 7 milligram of carbon 14. Okay students, so this is our first problem. Second problem जो है that is 7 मिलीग्राम कार्बन 14। ठीक है, 7 मिलीग्राम कार्बन 14। पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मोल्स का जो फॉर्मूला है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास, मोल इज गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ओके, then mole equals to given mass 7। तो बच्चों मिलीग्राम है ना, मिलीग्राम मतलब डिवाइडेड बाय 1000, ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम कितना हो गया? 1/1000 हो गया, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10⁻³ डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास हो गया 14। तो 7/14 हो गया, यानी कि 0.5, और 5 में लिखना है तो 5 into 10⁻⁻4 मोल। नाउ वी हैव टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम कार्बन 14। ओके, तो स्टूडेंट्स 1 कार्बन 14 की बात करो, है ना, 1 एटम ऑफ कार्बन 14। कार्बन 14 का एक ही एटम है। तो बच्चों कार्बन 14 होता है 6, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14। तो आपको पता है यहाँ जो 6 लिखा है ना, मान लो कोई एलिमेंट है X, तो यहाँ तो होता है प्रोटॉन, और मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर आप 14 में से 6 माइनस करेंगे, यानी P + N में से P माइनस करेंगे, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 एटम ऑफ कार्बन 14, तो कितने न्यूट्रॉन हुए? तो 14 - 6 कितना हो गया? 8। ठीक है, तो भाई एक में तो आ गया 8 न्यूट्रॉन है ना, 8 न्यूट्रॉन। अब आपके पास कितने मोल हैं? तो मोल इतने हैं, है ना, और एटम्स कितने हैं? तो मोल को Na से मल्टीप्लाई कर लो, एटम आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो देखो अगर एक कार्बन 14 है, अकेला कार्बन है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है। ठीक है, 8 न्यूट्रॉन है। अब मेरे पास तो मोल्स है, कितने हैं? 5 × 10⁻⁻4, तो इतने मोल हो जाएंगे। एक में 8 है
और 5 इंटू 10⁻⁻⁴ में कितने, इतने मोल न्यूट्रॉन्स है। और एग्जैक्ट नंबर बताओ, तो आपसे क्या पूछा है, टोटल नंबर। तो एग्जैक्ट नंबर तो बच्चों 1 मोल मतलब Na, तो तुम्हारे पास इतने मोल है मतलब इतने Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया, 8 5 ज़ा 40 और 40 को मल्टीप्लाई कर लो 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर बनना चाहिए बच्चों, दैट शुड बी 2.408 इंटू 10⁻21 10⁻21 न्यूट्रॉन्स। ये आपका फाइनल फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर हो गया, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं एक कार्बन 14 की बात करूं तो तुम कहोगे भाई अगर एक ही कार्बन है तो उसमें 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, 8 न्यूट्रॉन्स है ना, और मास बताओ तो एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो हम कहेंगे कि टोटल न्यूट्रॉन, एक कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है, तो हम कह देंगे एक कार्बन में तो 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख दिए 8। अब एक कार्बन में 8 न्यूट्रॉन है, कार्बन खुद कितने हैं, तो कार्बन इतने मोल है, 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये तो मोल्स है। नंबर में कन्वर्ट करो तो तुम कहोगे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, भाई न्यूट्रॉन इतने हैं, तो ये तो हमने पहले भी किया था, टोटल न्यूट्रॉन इतने हैं, तो न्यूट्रॉन इतने हैं ना, तो एक का मास कितना है, ये रहा, तो टोटल मास कितना हो गया, तो टोटल से मल्टीप्लाई करो, तो टोटल नंबर की जगह टोटल मास कर देती हूँ। ठीक है, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर लो टोटल नंबर को। ठीक है, 10 टू द पावर कितना बैठेगा, -27। ओके, तो अब इसको आप सॉल्व कर लो बच्चों, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, और फाइनल आंसर जो होगा दैट विल बी 4.03 इंटू 10⁻⁻6 kg। 4.03 इंटू 10⁻⁻6 kg टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर, क्या करेंगे, 6 कार्बन 14 है बच्चों, तो 6 कार्बन 14 मतलब न्यूट्रॉन 8 है, तो एक कार्बन में 8 न्यूट्रॉन है, एक मोल होता तो कितने होते, 8 इंटू Na एवोगैड्रो नंबर। अब एक मोल तो है नहीं, मोल कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 8 मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई इतने मोल, तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास, तो बच्चों एक न्यूट्रॉन का मास पता है, टोटल मास से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, टोटल नंबर को मास से मल्टीप्लाई कर लो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, देखो, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। तो बच्चों आपके पास है टोटल 34 मिलीग्राम, 34 मिलीग्राम आपके पास क्या है, NH3 है। ओके, 34 मिलीग्राम NH3, और फाइंड क्या करना है, तो 34 मिलीग्राम NH3 में हमें फाइंड करना है टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। पूरे प्रोटॉन निकालने और मास नंबर बताने और मास से मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो 34 मिलीग्राम NH3, पहले हम मोल फाइंड कर लेते हैं, तो मोल इक्वल्स टू होता है गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय अमोनिया है तो मोलर मास। ओके, अब स्टूडेंट्स अमोनिया में नाइट्रोजन का मास तो होता है 14 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो मोल्स फाइंड कर लो, तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास 34 मिलीग्राम,
तो मिलीग्राम मतलब डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई विद 10⁻³ और मोलर मास तो N का तो 14 और 3 हाइड्रोजन का 3 मतलब 17 तो 34/17। नाउ मोल्स, तो बच्चों मोल आ गया आपके पास 2 × 10⁻³ ये हो गया मोल्स। अब हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल NH3। अमोनिया का मान लो आपके पास एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें प्रोटॉन फाइंड करें। तो बच्चों एक अमोनिया मतलब नाइट्रोजन में कितना एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का 7, तो एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है और एक हाइड्रोजन में 1 होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन हो गए 3। ठीक है, मास नहीं लेना है, एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, एटॉमिक नंबर का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बच्चों एक अमोनिया में प्रोटॉन हो गए 10, 1 NH3 यानी 10 प्रोटॉन, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बच्चों एक अमोनिया में 10 प्रोटॉन है, एक मोल होता तो प्रोटॉन किससे मल्टीप्लाई करते, एवोगैड्रो नंबर से। अब एक मोल तो नहीं है तुम्हारे पास, तो 2 × 10⁻³ मोल है, तो 2 × 10⁻³ अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो पावर तो आपको देख ही रही है कैंसिल होती हुई, 10⁻23 में से 10⁻³ माइनस कर दो तो आपके पास बचा 20, तो यहाँ जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 1.2 × 10⁻22। चेक कर लो, इतने प्रोटॉन्स आपके पास है। ठीक है, तो देखो 34 मिलीग्राम था, ग्राम में कन्वर्ट किया, मोलर मास से डिवाइड किया, मोल आया। एक अमोनिया में 10 प्रोटॉन होते हैं, एक मोल होता तो Na से मल्टीप्लाई कर लो, एक मोल नहीं है, x मोल है तो x से मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हारे पास मोल कितने हैं, 2 × 10⁻³ तो फाइनल आंसर आ गया इतने प्रोटॉन। नाउ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो बच्चों मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन होता है 1.673 × 10⁻24 ग्राम्स। ठीक है, टोटल मास पूछा है तो जितने प्रोटॉन है उसको मास से मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, तो हम कहेंगे बच्चों 1.673 × 10⁻20 माइनस का 24, इतना तो एक प्रोटॉन का मास है और प्रोटॉन हमारे पास है 1.2 × 10⁻22। ठीक है, तो अब क्या करो, पावर कैंसिल कर दो और 1.6 को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों किससे, तो हम कहेंगे 1.2 से, तो फाइनल जो आंसर है दैट शुड बी 2.01 × 10⁻2 माइनस का 2 ग्राम्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। 1.6 मल्टीप्लाई विद 1.2 कर दो तो फाइनल आंसर जो रहेगा दैट विल बी 2.01 × 10⁻² ग्राम्स। क्लियर, तो ये है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर को मिक्स करके क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2.1 एंड 2.2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 2.3। क्या क्वेश्चन है देखो बच्चों, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियड। तो सिंपल से आपको एटम्स दे रखे और आपको क्या बताना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है तुम्हारे पास 6 कार्बन 30। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, कोई भी एलिमेंट होता है
यहाँ तो लिखते हैं P, यहाँ लिखते हैं P प्लस N। सो स्टूडेंट 6 कार्बन 13 मतलब प्रोटॉन तो 6 हो गया, और क्या पूछा है न्यूट्रॉन, तो 10 माइनस 10, तो 13 माइनस 6 कितना हो गया 7, तो न्यूट्रॉन्स हो गया 7। सेकेंड है 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन क्या है 16, तो देखो प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन 16 है ना, 10 माइनस 10, 16 माइनस 8 यानी न्यूट्रॉन भी है 8। थर्ड वी हैव 12 मैग्नीशियम, 12 मैग्नीशियम 24, सो प्रोटॉन, तो दिस इज प्रोटॉन 12 एंड न्यूट्रॉन, सो 10 माइनस 10, 24 माइनस 12 यानी कि 12 हो गया न्यूट्रॉन। नेक्स्ट वन 26 आयरन 56, 26 iron 56, okay, so proton, तो proton is 26, न्यूट्रॉन तो 10 माइनस 10, तो 56 माइनस 26 कितना हो गया 30, तो न्यूट्रॉन हो गए 30। नाउ 38 स्ट्रॉन्शियम 88, ओके, 38 स्ट्रॉन्शियम 88, सो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो हो गया 38, नाउ न्यूट्रॉन, तो 88 माइनस 38 कर दो, तो कितना हो गया 50। क्लियर? सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन हाउ टू कैलकुलेट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, सो हियर वी विल राइट एटॉमिक नंबर एंड हियर मास नंबर। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। And what is mass number? So total number of proton plus neutron is mass number. So this is a simple question. Moving to next problem. So students, this is question number 2.4. Write the complete symbol for the atom with given atomic number and atomic mass. तो आपको atomic number और atomic mass mention किया हुआ है, आपको क्या करना है, symbol बताना है। So देखो Z17 मतलब प्रोटॉन वी हैव 17, तो प्रोटॉन 17, सो स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर 70 इज क्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन 10 हो गया, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर 16 एंड एटॉमिक नंबर 17 इज क्लोरीन। ओके, सो एटॉमिक नंबर 17 इज क्लोरीन, तो 17 chlorine and mass number is 35. Okay. Second one is atomic number 92. तो students atomic number 92 means uranium, ठीक है, और mass number 233. So 92 uranium 233. Clear? Now moving to third C point. So atomic number is 4. तो atomic number 4 hydrogen helium lithium beryllium, तो atomic number 4 is beryllium and mass number is 9, so it will be 4 beryllium 9. So I think it is again a very simple question. Now yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580 nanometer. तो बच्चों सोडियम लैम्प से जो लाइट एमिट होती है उसका वेवलेंथ कितना है 580 नैनोमीटर। ओके, तो लैम्डा जो है दैट इज 580 नैनोमीटर। नाउ स्टूडेंट्स 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर। क्लियर? अगर आपसे पूछे 1 नैनोमीटर में कितने मीटर है, देन वी विल से 10 to the power -9 मीटर। सो 580 into 10 to the power -9 मीटर। नाउ क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। सो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी इज न्यू एंड फॉर्मूला इज न्यू इक्वल्स टू c by lambda। सो c 3 into 10 to the power 8, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स्ड होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और ये भी मीटर में पुट कर दो, सो इट विल बी 580 into 10 to the power -9. So by solving this calculation we will find 5.17
7 into 10 to the power 14 second inverse. So this is frequency, है ना, ये है मीटर पर सेकेंड, ये है पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी ये है मीटर, सी तो क्या है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, लैम्डा क्या था डिस्टेंस यानी कि मीटर, सो यूनिट विल बी सेकेंड इनवर्स और यू कैन ऑल्सो राइट हर्ट्स, ठीक है. नाउ वेव नंबर, सो स्टूडेंट वेव नंबर इज न्यू बार and nu bar is 1 upon lambda. So 1 upon 580 into 10 to the power minus 9. So nu bar equals to, देखो 10 to the power 9 ऊपर चला जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ऐसे लिख दें 10 to the power 3 into 10 to the power 6, तो 1000 upon 580. अब थोड़ा सिंपल हो गया, ठीक है, तो 100 upon 58 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा यानी कि 1.7. सो 1.72 इंटू 10 टू दी पावर 6, 1 अपॉन लैम्डा यानी कि 1 अपॉन मीटर, तो दिस विल बी 1 अपॉन मीटर यानी कि मीटर इनवर्स. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.5 फ्रॉम एनसीईआरटी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. So next question is find energy of each of the photon which corresponds to light of frequency 3 into 10 to the power 50. तो बच्चों एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी है 3 into 10 to the power 50 hertz. Now you have to find energy of the photon. So what is the formula of energy of the photon? So E equals to h nu, है ना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ क्वांटा, तो एच न्यू एक फोटोन की एनर्जी. एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.62 10 to the power minus 34 and nu is the frequency 3 into 10 to the power 50. So सॉल्व कर लो, 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, सो इट विल बी 19.85. Clear? 19.85 and solve this. 10 to the power 15 और 34 कैंसिल हो जाएगा, तो आई थिंक 10 to the power minus 19 and energy है then it will be in joules. So correct answer will be 19.85 into 10 to the power minus का 19 joule. Now next question is find the energy of each photon which have frequency. ये हमने solve कर लिया. Which have wavelength. So B point is wavelength. Lambda equals to 0.50 angstrom. So students 0.50 angstrom. 1 angstrom equals to 10 to the power minus 10 meter. So 10 to the power minus 10. Now lambda will be 5 into 10 to the power minus 11 meter. Okay. Now this is lambda and we have to find energy of the photon. So energy of the photon will be E equals to hc by lambda. Now put the value. H is the Planck constant 6.62 10 to the power minus 34. C is the speed of light 3 into 10 to the power 8 and lambda is 5 into 10 to the power minus 11. So by solving this problem we will find the answer 3.98. Energy will be 3.98 into 10 to the power minus 11 joule. 3.98 into 10 to the power minus 15 joule. Clear? Solve आपको करना है बच्चों. So these are the simple problems from NCERT. Now moving to next problem. So next question is calculate the wavelength, frequency and wave number of light whose period. So students, period means time. Period is 2 into 10 to the power minus 10. Now period से related तो हमने कोई topic पढ़ा ही नहीं था atomic structure. But we know what is the unit of frequency. So frequency is hertz, cycle per second or second inverse.
तो बच्चों सेकंड दिया हुआ है, सेकंड इनवर्स फाइंड कर लो। मींस फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सेकंड इनवर्स, तो मैं क्या करूं 1 अपॉन टाइम पीरियड कर दूं। सो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी 1 अपॉन 2 into 10 to the power minus 10. So frequency will be 1 upon 2 यानी कि 5 into 10 to the power 9 सेकेंड इनवर्स। सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया 5 into 10 to the power 9 सेकेंड इनवर्स। नाउ फाइंड वेवलेंथ। सो वेवलेंथ लैम्डा। सो स्टूडेंट्स वी नो न्यू इक्वल्स टू c by lambda. So lambda will be c by nu. Now c is the speed of light, 3 into 10 to the power 8 and nu. So nu is 5 into 10 to the power 9. Again solve this problem. So 3 by 50. 3 by 5 यानी 0.6 into 10 to the power minus 1, or you can say 6 into 10 to the power minus 2 meter. This is lambda. Now we have to find frequency हो गया, wavelength हो गया. Now wave number. Okay. So wave number is nu bar and nu bar is 1 by lambda. So nu bar 1 by lambda. So what is the value of lambda? 6 into 10 to the power minus 2. So nu bar equals to 100 by 6. ठीक है, तो 100 बाय 6 क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, और 100 बाय 6 को सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 16.66 मीटर इनवर्स। क्लियर? दिस इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2.7। सिंपल क्वेश्चन है। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.7 के बाद 8। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो बच्चों टोटल एनर्जी जो प्रोवाइड हो रही है दैट इज 1 जूल, और वेवलेंथ जो आ रहा है वो है, फोटोन का वेवलेंथ है 4000 पिकोमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने। तो देखो एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, तो बच्चों एक फोटोन का एनर्जी h न्यू, तो n फोटोन का nh न्यू, और वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में लिखना है तो NHc बाय लैम्डा। तो n फोटोन मिलके कितनी एनर्जी दे रहे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें फाइंड करना है, लेकिन n फोटोन 1 जूल एनर्जी दे रहे, तो एनर्जी हो गया 1 जूल। n आपको फाइंड करना है, h इज प्लैंक कांस्टेंट, एग्जाम में गिवन होगा वैल्यू बच्चों, एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट, अगेन इट विल बी गिवन इन एग्जाम। नाउ लैम्डा, सो 4000। नाउ स्टूडेंट्स पिकोमीटर, तो पिको इज 10 to the power minus 12. Clear? 1 picometer means 10 to the power minus 12 meter. So find number of photons. So n will be 4000 multiply with 10 to the power minus 12 divided by 6.62, 10 to the power minus 34, then 3 into 10 to the power 8. So by solving this problem you will find number of photon and your answer must be 2.01 into 10 to the power 16 photons. इतने फोटोन होने चाहिए बच्चों 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जिन फोटोन की वेवलेंथ है 4000 पिकोमीटर। सो अगेन दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम। सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now a photon of wavelength 4 into 10 to the power minus 7 meter strikes on the metal surface. ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते बच्चों, होगा नहीं यहाँ पे।
ओके चलो, सो एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस। तो स्टूडेंट्स वी हैव मेटल सरफेस, ठीक है। इस पे जो फोटोन स्ट्राइक करता है उस फोटोन का वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, नाउ वर्क फंक्शन मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, दैट इज 2.13। नाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। So this is work function. So first we have to calculate energy of photon. Second, kinetic energy, and third is velocity of photoelectron. 3 कैलकुलेशंस करनी है। तो बच्चों देखो, फोटोन कौन सी वेवलेंथ का गिर रहा है, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सो फर्स्ट फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन। नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन, तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, hc/λ। Now h is Planck constant 6.62, 10⁻⁻34, c speed of light 3 into 10⁸, and lambda is 4 into 10⁻⁻7. Then you will find energy of photon. So by solving this, energy of photon will be 4.97 into 10⁻⁻19 joule. So this is our first problem, energy of photon. Okay. Now you have to find the kinetic energy of emission, emitted electron. तो आपको पता है, देखो कि मान लो 100 जूल का फोटोन गिरा, 50 वर्क डन है, तो आपने जो फोटोन गिराया दैट इज 100 एनर्जी। ये 100 एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा, तो उसमें से 50 तो वो यूज कर लेगा वर्क फंक्शन बाहर निकलने के लिए, और जो एक्स्ट्रा होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, सो वी विल से फोटोन एनर्जी इक्वल्स टू, भाई आपने जो गिवन एनर्जी दी दैट इज फोटोन एनर्जी। सो फोटोन एनर्जी is divided into 2 parts. First one, it is utilized into work function, and the remaining energy is converted into kinetic energy. So photon energy will be equal to work function and kinetic energy. Now photon energy is 4.97. So put the value here. Photon energy is 4.97 into 10⁻⁻19, okay, equals to work function. So students, work function is 2.13 into 1.6 into 10⁻⁻19, okay. So this is 2.13 into 1.6 into 10⁻⁻19 plus kinetic energy. Okay students, so find the kinetic energy. So kinetic energy will be 4.97 multiply with 10⁻⁻19, and ये माइनस कर दो तो 2.13 multiply with 1.6, you will find 3.40. Okay, so 3.40 into 10⁻⁻19. So kinetic energy 10⁻⁻19 कॉमन ले लो, so 4.97 minus 3.40. Clear? So 4.97 minus 3.40, so you will find 1.57. Okay, so kinetic energy will be 1.47 into 10⁻⁻19 joule. So
40 and 50 ना 1.57 सॉरी 97 है ना 40. So 1.57 into 10 to the power minus 19 joule. This is our kinetic energy. Now find the velocity of the photoelectron. So students, we know kinetic energy equals to half mv square. Yes, we know kinetic energy equals to half mv square. You have to find v square. So v square will be 2 into kinetic energy divided by m, and v find करना है तो root ले लो. Okay, so student, root 2 into kinetic energy 1.57 into 10 to the power minus 19 and put the mass of the electron. क्योंकि eject कौन हुआ है? इलेक्ट्रॉन हुआ है. तो mass of the electron in kg because kinetic energy is in joule. So mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Now find the value of V. So student, you will find 5.84 into 10 to the power 5. 5.84 into 10 to the power 5 meter per second. It will be velocity of ejected electron. So this is question number 2.9 from NCERT. I think again this is a simple problem based on photoelectric effect. Moving to next problem. So next one is a 25 watt bulb. Okay, next one is not. Next one is electromagnetic radiation of wavelength. I think. So next problem is this: electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization, that is energy of sodium atom in kilojoule per mole. Means, so students, there is sodium atom. Clear? Sodium atom, atomic number कितना है? 11. तो atomic number is 11. मतलब electrons कितने हैं? तो again electrons are 11. So arrangement of electron कैसे होगा? तो we will say 2, 8, 1. So this is the nucleus of sodium atom. Here 2 electrons, then 8 electrons, and there 1 electron. Okay. Now one photon is coming of energy 242 and it removes this electron. Okay. So photon lambda, not energy, wavelength है 242 नैनोमीटर. ये फोटोन आया, इससे टकराया, इसको बाहर निकाल दिया. तो बच्चों सोडियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो सोडियम आयोनाइज्ड हो गया. अब ये कह रहा है सफिशिएंट है, मतलब ये अपनी एनर्जी इसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मतलब ये एनर्जी और उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? इक्वल है. सो यू हैव टू फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन which is equal to ionization energy of sodium. So we will write energy of photon. Here in this case na, energy of photon is equal to ionization energy of sodium. Why? Because it is sufficient to remove the electron from the sodium atom. outermost cell में से electron बाहर निकाल देता है. ओके, तो हम कहेंगे ठीक है, यहाँ इस केस में, नॉट ऑलवेज, है ना, इस केस में ये दोनों इक्वल है. सो फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन. सो स्टूडेंट, एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc by lambda. hc by lambda. Now put the value of h, Planck constant 6.62, 10 to the power minus 34. c is 3 into 10 to the power 8 and lambda 242 nanometer, and we know 1 nanometer equals to 10 to the power minus 9 meter. So lambda is 242 10 to the power minus 9. So you will find energy of photon. So students, energy of photon will be energy of एनर्जी ऑफ फोटोन ये आपके पास आएगा एक इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, सो इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ. इट विल बी इन जूल्स.
लेकिन आंसर जो पूछा है ना, दैट इज इन किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी को क्या करना है, किलो में कन्वर्ट करना है। ये तो जूल में, किलो में कैसे कन्वर्ट होगा, 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि किलो जूल होता है तो जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो किलो हटाते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, किलो लेके आना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और बच्चों ये तो एक फोटोन की है ना, तुमसे पूछा पर मोल, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एक फोटोन काम आ जाएगा। अब तुम तो चाहते हो एक मोल इलेक्ट्रॉन को निकालो, तो एक मोल फोटोन लियो, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, तो कन्वर्ट कर दो उसको बच्चों, तो डायरेक्ट लिख दो एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। तो जो आपका आंसर है इसको क्या करेंगे, 6.6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 19.85। नाउ 34, तो 10 टू द पावर 9 ऊपर आ जाएगा, तो 10 टू द पावर कितना हो गया, 16 हो गया। ओके, तो 16 कम कर दो इसमें से, तो आई थिंक 18 हो जाएगा, 10 टू द पावर -18। ओके, सॉरी 9 और 10 18, सॉरी 17 है, ठीक है, तो इट विल बी 17, 10 टू द पावर -17 डिवाइडेड बाय 242। दिस इज इन जूल्स, किलो जूल में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दो। अब पर मोल, तो बच्चों ये एक फोटोन का एनर्जी है, एक मोल चाहिए, तो अगेन मल्टीप्लाई विद 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। वापस से देखो, आपके पास एनर्जी जूल में थी, किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो किलो जूल में लाना है तो 1000 से डिवाइड करो। अब ये एक ही फोटोन का एनर्जी है, एक मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो वी नीड 1 मोल फोटोन, so multiply your answer with 1 mole means Avogadro number. So finally you will find 4.9 into 10 to the power 2. Calculate your answer at your own level, 4.95 into 10 to the power 2 kilojoule per mole. This is the final answer. So this is problem number 2.10 from NCERT. Moving to next problem. So next question is, a 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer. So micro means 10 to the power -6. Now calculate the rate of emission of quanta per second. तो बच्चों 25 वाट बल्ब, 25 वाट का बल्ब है ना, तो वाट मीन्स पावर और पावर मीन्स जूल पर सेकेंड। सो गिवन इज पावर, गिवन पावर दिया हुआ है, पावर मीन्स एनर्जी अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड, दैट इज 25। ओके, नाउ वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज 0.57 माइक्रोमीटर मीन्स 10 to the power -6. Then calculate the rate of emission quanta per second. So student, our formula is E equals to, if there are n number of photon, तो NHC by lambda. Photon quanta same चीज है. Now divide both side by time. So this is T and this is T. तो energy upon time means power. This is joule per second. Watt means joule per second. So this is 25. You have to find quanta per second यानी n by t. H Planck constant, C speed of light, and multiply with lambda means 0.57 micrometer. So 0.57 into 10 to the power -6 meter. So you have to find quanta per second means n by t. So final answer you will get 7.18 n by t quanta per second, 7.18 into 10 to the power 19 photons per second. So again, this is the simple problem from NCERT. This is our question number 2.11. Moving to next problem. So next one, size थोड़ा कम कर दे इसका.
Okay, so this is the next problem, and the next problem is electrons are emitted with zero velocity. तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का स्पीड ही कितना कर दिया, जीरो. सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ mv². नाउ वेलोसिटी इज जीरो, मींस काइनेटिक एनर्जी ही जीरो कर दिया. इतना तो एक लाइन से क्लियर हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन दौड़ ही नहीं पा रहा, स्पीड ही जीरो है, तो स्पीड जीरो, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सो v जीरो यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो. ठीक है. फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम. सो बच्चों आपके पास एक मेटल सरफेस है, आपने इस मेटल सरफेस पे एक फोटोन, एक रेडिएशन गिराया जिसका वेवलेंथ जो है दैट इज 6800 एंगस्ट्रॉम. अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन निकला तो सही पर चला नहीं. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो. कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. सो अगेन दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम. सो फर्स्ट लैम्डा इक्वल्स टू 6800 angstrom means 10 to the power minus 10 meter. Now what is our formula? So our formula is photon energy. Photon energy equals to work function. Work function plus kinetic energy. Now in this case kinetic energy is zero. So here put the value of kinetic energy 0. So we will find photon energy equals to work function. So students, photon energy means hc by lambda. So photon energy is hc by lambda equals to work function. So you have to find first work function and then threshold frequency. Okay, so work function will be hc by lambda, put the value of h is Planck constant and then c is speed of light and then lambda. So here lambda equals to 6800 angstrom means 10 to the power minus 10. So by solving this you will find work function and the value of work function will be 29.2 into 10 to the power minus 20 joule. So students, again I will say you will solve all these problem at your own level and the final answer should be 29.2 into 10 to the power minus 20 joule. This is work function. Now you have to find threshold frequency. So students, work function equals to minimum energy required to remove the electron from the metal surface. So it will be h nu naught. And here nu naught is the threshold frequency. So nu naught will be work function divided by h. Now work function is 29.2 into 10 to the power minus 20 and h again Planck constant, so 6.62 10 to the power minus 34. Or you can write all these data and divided by h. So Planck constant will be cancelled. So again by solving this problem you will find threshold frequency and it will be 4.4 into 4.41 into 10 to the power 14 second inverse. So this is the last problem from NCERT. This is question number 2.12. So problems based on atomic number, proton, neutron, moles and Planck's quantum theory. We have all done these problems. Clear? So in next class we will meet with new topic and new NCERT problems. Till then, take care. Goodbye. If you like this video, please subscribe my channel Career Planet and like and share with your friends. Goodbye.